नमस्कार, मैं सौरभ दीक्षित और आप देख रहे हैं विस्तक। सोचिए किसी पर 22,000 करोड़ से ज्यादा की देनदारी हो और मामला निपट जाए सिर्फ 6.5 करोड़ रुपए में। सुनने में आंकड़ा बहुत बड़ा फर्क दिखाता है, लेकिन पहली नजर में यकीन करना मुश्किल हो सकता है। लेकिन यही मामला जी ग्रुप के संस्थापक सुभाष चंद्रा से जुड़ा है। नेशनल कंपनी लॉ ट्रिब्यूनल यानी एनसीएलटी ने सुभाष चंद्रा की रीपेमेंट प्लान को मंजूरी दे दी है। इस प्लान के तहत उनके खिलाफ कोऑर्डिनेटर यानी करदाताओं के कुल स्वीकार किए गए दावों में से करीब 22,006 करोड़ रुपए की रकम के मुकाबले सिर्फ 6.5 करोड़ रुपए का भुगतान होगा। सुभाष चंद्रा के केस ने कई बड़े सवाल खड़े कर दिए हैं। पूरा मामला बेहद आसान भाषा में हम आपको बताने जा रहे हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं कि इतना बड़ा फैसला हुआ कैसे। इस मामले में एनसीएलटी ने 2 सदस्यों वाली मूल बेंच में राय एक नहीं थी, दोनों सदस्यों ने अलग अलग फैसला दिया। इसके बाद इस मामले को सुलझाने के लिए एनसीएलटी के सदस्य यानी जुडिशियल मेंबर नीलेश शर्मा को तीसरे सदस्य के तौर पर नियुक्त किया गया। प्रस्ताव के मुताबिक कुल 6.5 करोड़ रुपए में से 6.25 करोड़ क्रिएटर्स को बांटे जाएंगे, जबकि बाकी 25 लाख इन्वेंसी प्रोसेस के खर्च रखे हुए हैं। अब यहाँ पर एक बड़ा आंकड़ा समझिए, इस रीपेमेंट प्लान को क्रेडिटर्स के 80.81% वॉलेटरी शेयर का समर्थन मिला है, यानी बड़ी संख्या में कर्जदाताओं ने इस प्रस्ताव के पक्ष में वोट दिया। लेकिन सभी लेंडर्स इससे खुश नहीं थे। कई कर्जदाताओं ने इस प्रस्ताव का विरोध किया। इसमें एलआईसी हाउसिंग फाइनेंस भी शामिल थी। उसका कहना था कि इतनी कम रिकवरी को मंजूरी देना उचित नहीं है। एलआईसी हाउसिंग फाइनेंस का एडमिटेड क्लेम करीब 1322 करोड़ रुपए का था, लेकिन प्रस्ताव के तहत उसे मिलने वाली रकम सिर्फ 38.09 लाख थी, यानी उसके कुल दावे का लगभग 0.028%। तो फिर एनसीएलटी ने इतनी कम रिकवरी वाले प्रस्ताव को मंजूरी क्यों दी? यहीं पर इंसॉल्वेंसी कानून का एक महत्वपूर्ण पहलू सामने आता है। ट्रिब्यूनल ने कहा कि वो क्रेडिटर्स के जरूरी बहुमत से कमर्शियल डिसीजन को अपनी पसंद के फैसले से रिप्लेस नहीं कर सकते हैं। आसान भाषा में कहें तो अगर कानून के मुताबिक जरूरी बहुमत वाले क्रेडिटर्स किसी रीपेमेंट प्लान को मंजूरी देते हैं तो एनसीएलटी हर मामले में ये नहीं कह सकता कि उसे ये फैसला पसंद नहीं है, इसलिए इसे बदला जाए। एनसीएलटी ने सुभाष चंद्रा की पर्सनल एसेट वैल्यूएशन को भी ध्यान में रखा। ट्रिब्यूनल के मुताबिक उपलब्ध संपत्ति की स्थिति को देखते हुए रीपेमेंट प्लान को खारिज करने से विरोध करने वाले क्रेडिटर्स को इससे बेहतर रिकवरी मिलना तय नहीं था। यानी सवाल सिर्फ ये नहीं था कि 22,000 करोड़ रुपए के दावे के मुकाबले 6.5 करोड़ रुपए बहुत कम थे। सवाल ये भी था, अगर इस प्लान को खारिज कर दिया जाए तो क्या क्रेडिटर्स वास्तव में इससे ज्यादा पैसा वसूल पाएंगे? ट्रिब्यूनल ने माना कि उनकी कोई बेहतर गारंटी नहीं थी। एक और महत्वपूर्ण बात, मंजूर किए गए रीपेमेंट प्लान सभी क्रेडिटर्स पर बाइंडिंग होगा, यानी जिन्होंने इस प्रस्ताव के खिलाफ वोट किया था उन पर भी ये योजना लागू होगी। एनसीएलटी ने इसके लिए इंसॉल्वेंसी एंड बैंकरप्सी कोड यानी आईबीसी की सेक्शन 115 का हवाला दिया है। अब इस पूरे मामले पर एक और बड़े कारोबारी की प्रतिक्रिया सामने आई, विजय माल्या की। माल्या ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर सुभाष चंद्रा के 6.5 करोड़ वाले सेटलमेंट का जिक्र करते हुए भारत की डेब्ट रिसोल्यूशन व्यवस्था पर सवाल उठाया। माल्या ने अपने पोस्ट में दावा किया है कि बैंकों ने सरकार से करीब 14,100 करोड़ की रिकवरी स्वीकार की, जबकि जजमेंट डेब्ट करीब 6,203 करोड़ था। उन्होंने इस मामले की तुलना चंद्रा के सेटलमेंट से करते हुए पूछा है कि क्या भारत की डेब्ट रिसोल्यूशन व्यवस्था में अलग अलग बोरोअर्स के लिए एक जैसा व्यवहार हो रहा है। हालांकि यहाँ ये भी समझना जरूरी है कि विजय माल्या पहले भी सरकार और बैंकों की रिकवरी से जुड़े आंकड़ों पर सवाल उठा चुके हैं और ये स्पष्टता मांगते रहे कि उनकी संपत्तियों से हुई रिकवरी को किस तरह से अकाउंट किया गया है। सुभाष चंद्रा का मामला इसी मुश्किल संतुलन को दिखाता है। 22,006 करोड़ का एडमिटेड क्लेम और उसके मुकाबले सिर्फ 6.5 करोड़ का सेटलमेंट, यानी करीब 99.97% हेयर कट। ये आंकड़ा निश्चित तौर पर बहुत बड़ा है और इसी वजह से मामला चर्चा में बना हुआ है। कुल मिलाकर ये मामला अब अपने मूल एनसीएलटी डिवीजन बेंच के पास जाएगा, जहां इस मेजॉरिटी व्यू के मुताबिक औपचारिक आदेश जारी किया जाएगा। यानी फिलहाल सबसे बड़ी खबर है कि एनसीएलटी ने सुभाष चंद्रा की रीपेमेंट प्लान को मंजूरी दे दी है, लेकिन इस फैसले ने भारत की इंसॉल्वेंसी व्यवस्था में रिकवरी, क्रेडिटर्स के अधिकार और कमर्शियल विजडम को लेकर एक बड़ी बहस भी छेड़ दी है। इस पूरे मामले पर आपका क्या सोचना है? कमेंट करके जरूर बताइएगा और बने रहे विस्तक के साथ।